सो हेलो बच्चों, वेलकम इन चैनल मिस्टर केमिस्ट्री क्लब। सो जैसा कि आप जानते हो कि क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था 12 तारीख से, ठीक है। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास ये आया है कि जो सेकंड फेज ऑफ द एग्जाम था, यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के लिए जो एग्जाम जाने वाला था, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया गया, उसको शायद पोस्टपोन किया गया। लेकिन जो 20 से लेकर 25 वाला फेज है, इसमें एग्जाम्स कंटिन्यू रहेंगे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्रैश कोर्स बना रहा था कि देखिए, इनऑर्गेनिक सेक्शन अगर मैं पूरा कवर कर रहा हूँ ना आपका, तो इसका मतलब साफ है कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप आराम से लगा के आओगे एग्जाम में, ठीक है। सो दिस इज वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया बाकी पुराने वीडियोस को जो क्रैश कोर्स के थे, जिसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, और पूरा 15 टू लेके 18 ग्रुप हम लोगों ने पूरा कवर किया हुआ था। आज जो बचा कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक का जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको भी खत्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एस ब्लॉक 13 और 14, ठीक है। मतलब एस ब्लॉक के मतलब दोनों ग्रुप और 13 और 14 दोनों हमारे पास, ठीक। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर एस ब्लॉक में क्या डिस्कस करना होता है। देखो, एस ब्लॉक से आप क्वेश्चंस की उम्मीद ना बहुत कम ही रखना, क्योंकि अगर एक पेपर होता तो उसमें जस्टिफाइड हो जाएगा कि भाई इससे आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि कई सारे फेजेस में एग्जाम होते हैं ना, तो पॉसिबिलिटीज है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो एस ब्लॉक का क्या है कॉन्सेप्ट, एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर लूं, ओके। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो, एस ब्लॉक में हमें पता है कि दो तरह के ग्रुप होते हैं, ठीक है, क्योंकि एस में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। सो दो ग्रुप होता है इसका, एक होता है फर्स्ट ग्रुप और एक होता है सेकेंड ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है, सही है, और सेकेंड ग्रुप को अल्कलाई अर्थ मेटल्स कहा जाता है। बहुत आसान है इसको समझना। देखो, अल्कलाई एक तरीके का बेस ही होता है, लेकिन वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होता है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स होंगे, इनके जो भी बेस बनेंगे सबके सब वाटर सोल्यूबल होंगे। ऐसे इसके भी जितने भी मेंबर्स होंगे सबके सब अल्कलाई मेटल्स है, इसका मतलब सबके बेस वाटर में सोल्यूबल होंगे। यहां पर अर्थ वर्ड लगाने के पीछे की रीजन है कि सर यहाँ अर्थ क्यों लगाया गया। तो यहाँ जो अर्थ वर्ड लगाया गया उसके पीछे रीजन ये है कि ये अपर अर्थ क्रस्ट में इनके पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो लीना की रब से फरियाद, है ना, लीना की रब से फरियाद, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव। मैं पहले ही बता चुका हूं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी बार बार चेंज करते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया 3, 11, 19, 37, 55 और ये 87, ठीक है। दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। ये भी रेडियो एक्टिव है तो इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसका शॉर्ट वर्जन क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या राजी लिख सकते हो, डजंट मैटर, आप जो बेटर लगे। सो ये हो गया। इसका एटॉमिक नंबर सर 4। अरे इसके एक आगे चलिए, क्योंकि दोनों ग्रुप तो कंटिन्यूअस है ना, कॉन्जिक्यूटिव है। 3 के बाद 4 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 19 के बाद 20 आता है, 37 के बाद 38 आता है, 55 के बाद 56 आता है, और 87 के बाद 88 आता है। दैट्स इट, डन। सो ये दो फैमिली हमें डिस्कस करनी है एस ब्लॉक के अंदर। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है कि पूरा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। रेगुलर क्लासेस में हम इसमें पूरी तरह से डिटेल में भी जाते हैं कि कहां है, क्या है, कैसे, सब कुछ। तो फिलहाल इसमें डिस्कस क्या करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो, बेसिकली जो हमारे पास ये जो सेकंड ग्रुप है, इसके दोनों ग्रुप यानी कि अल्कलाई मेटल्स और अल्कलाई अर्थ मेटल्स, इन दोनों को अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो सबसे पहले हम उठाते हैं फर्स्ट ग्रुप को, ठीक है। देखो, जो प्रॉब्लम है दोनों एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप में, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, स्मॉल साइज होना, ठीक है, जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा एटम का, उतना ही ज्यादा उनमें पोलराइजिंग कैरेक्टर आता है, यानी पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा जबरदस्त होता है। और पोलराइजेशन पावर ये अच्छी तरह जानते होंगे। पोलराइजेशन पावर का मतलब होता है कि अगर कोई केटायन बहुत छोटे साइज का है तो बड़े साइज के एनायंस के चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है, पोलराइज करता है, मतलब खींचता है, जिसकी वजह से दो पोल जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और कंपाउंड में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर आएगा। क्योंकि देखो, आयनिक में क्या होता है, आयनिक में होता है कि सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर क्या हो रहा है कि पुलिंग एंड पुशिंग कंडीशन चल रही है,
कि केटायन चूंकि ज्यादा स्मॉल होने की वजह से जो बड़े साइज के एनायंस होते हैं उसको आसानी से पुल कर सकते हैं। इसको फजांस रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल बॉन्डिंग। सो ये हमारे पास पॉइंट है। तो याद रखिएगा जनरली एस ब्लॉक में जिन एलिमेंट में आपको ये 3 पॉइंट नजर आ जाए, और ये कंफर्म है कि जैसे पहला वाला पॉइंट होगा उसमें दूसरा होगा तो तीसरा भी होगा, जिनमें ये पॉइंट्स नजर आ जाते हैं कहते हैं कि उनके पास एनोमेलस बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर बताओ? एनोमेलस बिहेवियर है। एनोमेलस का मतलब क्या होता है? एनोमेलस का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने बाकी मेंबर की प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में डिफर कर देती हैं, इसी को एनोमेलस कहा जाता है। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में जिन एलिमेंट के पास ये नेचर होगा उनके कंपाउंड और उनका खुद का बिहेवियर बाकी मेंबर ऑफ द फैमिली, जो उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं, उनसे काफी ज्यादा डिफर कर जाएगा। इसी को एनोमेलाई कहते हैं, या एनोमेलस प्रॉपर्टी, एनोमेलस बिहेवियर कहा जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, सो नाउ टेल मी वन थिंग, अगर हम चले लिथियम में, ये सोडियम में, ये पोटेशियम और ये रुबिडियम और ये सीजियम तक जाएंगे, फ्रेंशियम हम लेते नहीं है, तो दिस इज वन ग्रुप एलिमेंट। नाउ कैन यू टेल मी, as you know that whenever you move from top to bottom the atomic radius will be increases, तो सबसे छोटे साइज का कौन हो गया बताओ? लिथियम। तो लिथियम हमारा सबसे स्मॉल साइज एलिमेंट हो गया। अब अगर लिथियम अपना सबसे ज्यादा स्मॉल साइज एलिमेंट है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, लिथियम अगर अपने यहाँ पर फैमिली में सबसे स्मॉल साइज एलिमेंट है तो हमारी इस 3 कंडीशन को फॉलो करेगा, और अगर ये सबसे स्मॉल साइज हुआ तो डेफिनेटली लिथियम के पास ही सबसे ज्यादा क्या आने वाला बताओ? एनोमेलस बिहेवियर आने वाला है। डन। तो लिथियम और लिथियम के कंपाउंड अपने बाकी फैमिली मेंबर के रिस्पेक्ट में अपनी प्रॉपर्टी को काफी ज्यादा डिफर शो करेंगे, और इतना डिफरेंस या इतना एनोमेलस होने की वजह से इसी के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है उसमें ये कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन अगर आएगा तो किस जोन से आएगा। डन। अच्छा, तो सर कैसे बनेंगे जरा देखो। तो देखो भाई, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे तुम्हें डील करना है, और उसको भी मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में डिस्कस कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। याद रखना जितना भी क्रैश कोर्स में मैंने आपको करा रखा है ये वीडियो आप देख के जाओ केवल, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द आईटी मेंस एग्जामिनेशंस। ओके, सो देखो, जैसे सपोज करो कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया लिथियम प्लस है, ठीक है, ये सोडियम प्लस सबका आयंस बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा के, ठीक है, ये पोटेशियम प्लस बना लिया, ये रुबिडियम प्लस बना लिया और ये सीजियम प्लस बना लिया। अब कह रहा है कि इन एक्वस स्टेट हाइड्रेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। आपको भी पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है भाई साहब? तो ये है कि सर अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को वाटर में डालते हैं ना, तो वाटर अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करके उसको कितना तेजी से डिसॉल्व कर पाता है, मैक्सिमम डिसॉल्व कैपेसिटी उसकी कितनी है। तो जो जितना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना जबरदस्त होगा, क्योंकि जितना जल्दी डिसॉल्व होगा उतनी जल्दी एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, या फिर ये कह लो ड्यूरिंग द डिसोल्वेशन, जिस समय कोई सॉल्यूट आप डाल करके पानी में डिसॉल्व कर रहे होते हो, तो ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन सम अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा उसके लिए काम करेगा। क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा डिसॉल्व कौन होगा? तो लॉजिकल सी बात है सर कि अगर हम Li+ की बात करें तो ये बहुत ही छोटे साइज का है, करेक्ट। अगर ये बहुत छोटे साइज का है तो इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। तो होता ये है कि जैसे सपोज करो आपको तो पता है कि एक बार में 4 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, यू कैन नो, आप जान सकते हो इस बात को क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा। क्या कि एट अ टाइम 4 मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड विद ईच अदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यू कैन सी नाउ कि जैसे मान लो मैंने वाटर के लिए 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भी लोन पेयर है, ऐसे मैंने ये भी ले लिया, ठीक है, एंड ये मैंने ले लिया, ठीक है, यहां तक। अब देखो, ये मान लो वाटर के 4 मॉलिक्यूल है, कंटेनर के अंदर वाटर अवेलेबल है, एंड यू नो ऑल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ईच अदर। मैंने ये बना लिया सपोज, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब यू कैन सी नाउ यहां पर भी लोन पेयर, 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 यू कैन सी 2 लोन पेयर है सबके पास, कितना क्राउडेड एरिया है। अब आप मुझे बताओ इसमें अगर मैं Li+ डालूं और एक बार CS+ डालूं, बताओ मुझे दोनों में से आसानी से वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ट्रैप कौन हो जाएगा? तो सर लिथियम+। व्हाई? क्योंकि सर लिथियम का साइज बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा होने की वजह से वो आसानी से इन चार्ज डेंसिटी के बीच में ट्रैप हो जाता है, और इसकी वजह से ना ये पूरा जो माइनस चार्ज दिख रहा है आपको लोन पेयर का, ये इसको पकड़ के रख लेता है, ये देखो खींच लिया। अब छोटा साइज था इसीलिए वो माइनस चार्ज की डेंसिटी के बीच में आराम से ट्रैप हो गया। अब ट्रैप होने का मतलब कि इजीली वो क्या हो जा रहा है बताओ? डिसॉल्व हो जा रहा है।
और वाटर के साथ डिसॉल्व हो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ? 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जबकि सीजियम का साइज सर काफी बड़ा है, और अगर सीजियम का साइज काफी बड़ा हो तो इजीली इस पर्टिकुलर एरिया में वो कभी ट्रैप हो ही नहीं सकता, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो सीजियम का साइज काफी बड़ा हो गया, तो काफी बड़ा साइज होने की वजह से इजीली इसमें ट्रैप नहीं हो पाएगा। लिथियम साइज छोटा था तो इजीली ट्रैप हो गया। तो कैन यू टेल मी कौन इजीली इसके साथ हाइड्रेट हो रहा है? बताओ वाटर के साथ, लिथियम। तो बताओ कैन यू टेल मी द आंसर? तो भैया आंसर ये आ जाएगा सर LiNaKRbCS। डन सर। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बताओ? लिथियम प्लस का, क्योंकि साइज छोटा तो इजीली ट्रैप हो गया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो बॉन्डिंग उसकी क्या हो गई? थोड़ी ज्यादा तेज हो गई। क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा था तो इजीली यहां पर ट्रैप हो नहीं पाया, इस वजह से ज्यादा इजीली डिसॉल्व हो नहीं पाया। अब कोई पूछ ले व्हाई, तो दिस इज द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम बिकॉज़ लिथियम इज द स्मॉलेस्ट इन साइज इन देयर पर्टिकुलर फैमिली। डन। ओके सर, ये भी हो गया। अच्छा चलो बताओ, ये तो तुमने समझ लिया। अब जरा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है ना, हर जगह पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे बताओ, ये तुमको दे दिया गया और बोला बताओ इसकी आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसकी आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ? मोबिलिटी मतलब होता मूवमेंट। तो अगर आपने इसको पानी में डाल दिया है ना, ये सब कुछ पूछा जा रहा बेटा किसमें? एक्वस कंडीशन पे। तो अगर आपको इसमें ये सब सारे आयंस को आपने पानी में डाल दिया, तो आपको पता है कि लिथियम का साइज छोटा तो इजीली वाटर के बीच में ट्रैप हो जाएगा, तो उसका मूवमेंट क्या हो गया? डाउन। ट्रैप हो गया तो कहां से फ्री कर पाएगा मूव? सीजियम कह रहा है भैया हम बड़े साइज के हम वाटर वाले मॉलिक्यूल हमको इतना इजीली ट्रैप कर नहीं सकते, तो हम फ्री होकर घूमेंगे। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के पास आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया 4 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, तो वहां लोन पेयर बहुत ज्यादा डेंस में होता है, और अगर लोन पेयर ज्यादा डेंस में तो माइनस चार्ज है तो प्लस को आसानी से खींच सकता है, ठीक है ना। लेकिन वही प्लस ज्यादा इजीली ट्रैप होगा जिसमें पोलराइजिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, स्मॉल चार्ज ज्यादा होगा, जिसका मतलब Li प्लस। सीजियम में साइज काफी बड़ा होने की वजह से इजीली ट्रैप हो नहीं पाएगा, तो जब ट्रैप ही नहीं हो पाएगा तो वाटर उसको जो पकड़ ही नहीं पाएगा तो इजीली फ्री होकर घूमता रहेगा। तो मोबिलिटी बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगी? तो सर मोबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगी। दैट्स इट। बताओ फिर कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी इसकी? जल्दी बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्टिविटी ऑर्डर है? बताओ। तो सर कंडक्टिविटी के लिए आयंस का मूव करना जरूरी है, और सर लिथियम मूव नहीं कर सकता क्योंकि इजीली ट्रैप हो रहा है, तो सीजियम आसानी से मूव कर सकता है सर। तो यानी कंडक्टिविटी ऑर्डर भी इसका सेम है और आयनिक मोबिलिटी ऑर्डर भी इसका सेम है। सिंपल, सही है। और सबकी जड़ एक ही है, लिथियम का साइज छोटा होना। ओके, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इससे ट्रेंड हम बना पाते हैं कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो लिथियम की टेंडेंसी के कारण, जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि भैया ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है, बस यही तक चलेंगे। फ्रेंच एंड रेडियो एक्टिव है। मान लो मेरे को पूछा भैया ये बताओ इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर विद ऑक्सीजन क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद हाइड्रोजन क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद नाइट्रोजन क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद वाटर क्या होगा। ठीक है बेटा, इतने सारे के क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम ये भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे, टेंशन ही नहीं। कैसे सर? अरे भैया तुमसे रिएक्टिविटी ऑर्डर विद किसके साथ पूछा है बताओ? ऑक्सीजन। डन। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन तो ऑक्साइड आयन बनाता है, ऑक्साइड तो एयर नेगेटिव माइनस चार्ज का होता है। लिथियम साइज में काफी छोटा होने की वजह से इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। और एक कॉन्सेप्ट बेटा सोल्यूशन में, इसको मैं टेक्सचर सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट एक सोल्यूशन लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसके साथ घुलना पसंद करता है। तो लिथियम कह रहा है कि भैया हमारे पास एनोमलस प्रॉपर्टी है, हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऑक्साइड कहता है ना हम तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हम तो खुद ही नॉन मेटल और हम ऑक्साइड आयन बनाते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, ये कोवेलेंट बनाना चाहता है और ये कह रहा नहीं हम आयनिक बनाना चाहते हैं। तो बताओ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा किसके पास है? तो टॉप टू बॉटम जाने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो सीजियम के पास सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, तो वो आयनिक बॉन्ड आसानी से ऑक्साइड से बना लेगा। तो बताओ बेटा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डन, इजी है। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, और सर हाइड्रोजन तो आयन नहीं बनाता, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डेड होता है बेचारा। तो भैया लाइक डिसॉल्व लाइक, तो लिथियम कैन फॉर्म द हाइड्रोजन, लिथियम कैन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेफर टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। So then order should be like this: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium। कुछ भी याद नहीं करना बेटा, ठीक है। रिएक्टिविटी विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, ये तो बहुत रेयर रिएक्टिव होता है, लेकिन होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। चलो सपोज हाई टेम्परेचर पे करा लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कह रहा भैया देखो ऐसा हम आयन नहीं बनाते, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, हम कोवेलेंट पे खुश हैं। लिथियम कहता है वाह मैं भी कोवेलेंट बनाता हूं, लाइक डिसॉल्व लाइक, काम खत्म। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डन। वाटर,
वाटर आयन बनाता है, क्योंकि H प्लस और OH टूटता है। अगर वाटर आयन बनाएगा तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए भैया ये कह रहा हम तो कोवलेंट वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास एनोमलस प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्मॉल साइज है। ठीक है, तो ऐसे में बेटा वाटर से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, लिथियम सबसे कम करेगा तो सीजियम सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि ये कौन बनाना पसंद करता है। तो ऑर्डर शुड बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये लीजिए, मजा आ रहा है? तो ये शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो करो यार, हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे इस फैमिली के, ठीक है ना? मजा आ रहा है? ठीक। सो reactivity with air, reactivity with water, reactivity with nitrogen, reactivity with hydrogen, everything you know about it. Done. And this is the reason बेटा कि जैसे आपको पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बताओ इनकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन क्या मैंने बताई, तो ऑक्सीजन आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो सर ऑर्डर ये होना चाहिए क्योंकि ये कोवलेंट बनाता है। एंड ओनली ड्यू टू दिस रीजन बेटा जब आप इसको रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन से ना, तो इट विल फॉर्म ओनली Li2O। इसको कराते हो बेटा ऑक्सीजन से तो इट विल फॉर्म Na2O एंड Na2O2, यानी सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड, जबकि केवल ऑक्साइड बना रहा है, जबकि बेटा ये ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों बना रहा है। पोटेशियम के साथ अगर ऑक्सीजन को कराते हैं बेटा तो ये पोटेशियम ऑक्साइड भी बनाता है, पोटेशियम परऑक्साइड भी बनाता है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। यू कैन सी नाउ, ये देखो बेटा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है ना। और ऑफ यू नो दैट ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। बेटा परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। लेकिन बेटा सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, -1/2। अनपेयर्ड होने की वजह से पैरामैग्नेटिक होते हैं। एंड यू नो व्हाट, पूरी केमिस्ट्री में सुपर ऑक्साइड केवल बेटा 3 ही लोग बना सकते हैं, पूरी केमिस्ट्री में 3 ही लोग। बताओ कौन से 3 लोग? तो सर अगर पोटेशियम बनाएगा तो रुबिडियम और सीजियम की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से और बढ़ रही है तो ये भी बनाएंगे। तो यस बेटा, ये 3 वो लोग हैं जो परऑक्साइड, ऑक्साइड तो खैर बनाते ही हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, बट सुपर ऑक्साइड केवल ये 3 ही लोग बनाते हैं। रिमेंबर दैट, ये केवल 3 ही लोग सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं और कोई बना नहीं सकता। सो नाउ इट इज क्लियर दैट कि टॉप टू बॉटम पे ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, मैंने प्रूव भी कर दिया। डन। चलो, सो बेसिक लेवल पे अगर आपको चीजें पता है ना तो आप इस ग्रुप के क्वेश्चन को बड़ा आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आ जाए कि लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है बेटा, बोलिएगा ना? ठीक है, बोल रहा है कि भैया ऐसा है, इसका कार्बोनेट ले लो, यानी इन सब का कार्बोनेट, इसका नाइट्रेट ले लो बेटा, इसका बाइकार्बोनेट ले लो। ठीक है, इसका नाइट्राइट ले लो। ठीक है, ये तुम जो भी लोगे, इन सभी का ना जैसे जैसे आप जाओगे लिथियम टू सीजियम बेटा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है। डन। यानी अगर लिथियम ने कार्बोनेट लिया तो सबसे हाईली सॉल्युबल कौन होगा? सीजियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, क्योंकि लिथियम के पास कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट के कंपाउंड ज्यादा पानी में नहीं घुलते। सोडियम, अगर तुमने बेटा लिथियम नाइट्रेट लिया और सीजियम नाइट्रेट लिया तो लिथियम नाइट्रेट भी जल्दी नहीं घुलेगा, रीजन कोवेलेंट नेचर। लिथियम बाइकार्बोनेट जल्दी नहीं होता, रीजन कोवेलेंट नेचर। लिथियम नाइट्रेट भी जल्दी नहीं होता, क्यों? कोवेलेंट नेचर। ये ज्यादा क्यों घुल रहा है? आयनिक नेचर। आयनिक होने की वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो चाहे कार्बोनेट नाइट्रेट, चाहे बाइकार्बोनेट या नाइट्राइट, दोनों में, तीनों में से किसी का भी पूछेगा आपको, चारों में से आपको ऑर्डर सेम है बेटा कि लिथियम से सीजियम की तरफ जाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। डन यहां तक? बहुत अच्छे। तो यार मैक्सिमम क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही हो जाए ना, तुम्हें सोचना ही कहां पड़ रहा है। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा एस ब्लॉक में जो पूछे एनुअल रीजंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि एस ब्लॉक, ठीक है, नॉर्मल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, या ये कह लो एस ब्लॉक नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड फॉलो करता है। फॉलोड बाय एस ब्लॉक। अब वो चाहे पहला ग्रुप हो चाहे दूसरा ग्रुप, याद रखना इनमें ना ये चीज होती है कि कहीं पर भी तुम्हें कुछ नया चीज देखने को नहीं मिलेगा, अचानक से ट्रेंड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो एटॉमिक बढ़ता है तो बढ़ेगा ही, आयनिक रेडियस बढ़ता है तो बढ़ेगा ही, आयनेशन पोटेंशियल घटता है तो घटेगा, इलेक्ट्रॉनिक घटेगा तो घटना ही है, इलेक्ट्रॉनिक घटना है तो घटना ही, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ना है तो बढ़ना ही, बेसिक कैरेक्टर बढ़ना है तो बढ़ना ही, रेडिएशन प्रॉपर्टी बढ़ना है तो बढ़ना ही है। मतलब जितने भी तुमने पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड पढ़ रखे नॉर्मल, वो सारे ट्रेंड ये फॉलो करता है।
तो यहाँ पर ये जो लड़ाई थी बेटा आयनिक रेडियस कहीं घटा कहीं बढ़ा वो सब कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल अगर पीरियोडिक ट्रेंड आपको पता है तो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, आपके सारे ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट वे में बैठेंगे। इसके अलावा जो ऑर्डर में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है जो मैंने आपको साथ डिस्कस कर दिया, एंड ओनली बाय द वन सिंगल कॉन्सेप्ट दैट इज एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम, दैट्स वे। ठीक, चलो तो आप ये देखिए कि इतना सिंपल ट्रेंड है एस ब्लॉक में और खाली लिथियम के एनोमलस प्रॉपर्टी की वजह से इसे बवाल हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यार इससे क्वेश्चन जो आएंगे बहुत रेयर केसेस में आएंगे, बहुत चांसेस इसके क्वेश्चन आने के कम है, क्योंकि अलग अलग फेज में पेपर हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी के पेपर में आपको एस ब्लॉक का एक दो क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये तो चलिए हम लोगों ने समझ लिया कि प्रॉपर्टी वाइज इसमें क्या होता है कैसे होता है सब कुछ पता है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम को पैराफिन वैक्स या फिर केरोसिनॉल में रखते हैं, आपको पता ही होगा दीज आर वेरी हाइपर रिएक्टिव एलिमेंट है वो, है ना। तो ये सब चीजें तुमको बेसिक लेवल पता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इस फैमिली में जो कंपाउंड है वो कंपाउंड में कौन से डिस्कस कर रहे हैं। तो इस फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास है वो है सोडियम के। सोडियम के कंपाउंड हमारे पास बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो सोडियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें डिस्कस करना है यहाँ पर वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके रिएक्शंस। लेकिन पी ब्लॉक में बेटा मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सारे रिएक्शंस आपको डेवलप कर रखे हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है बेटा वो नेल्सन सेल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बताओ बेटा, नेल्सन सेल मेथड, जिसमें ब्राइन सोल्यूशन, किसको बेटा, ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है। तो ब्राइन सोल्यूशन इज द NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl मतलब कंप्लीटली स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ NaCl को कहा जाता है ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइज करके इसको हम जस्टिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, एक बेटा इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो एक एनोड और एक कैथोड तो होगा ही ना मेरे पास। तो होता है ये बेटा एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन होता है। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि भैया अगर NaCl लिए हो तो इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और साथ में सोल्यूशन होगा वाटर का, तो डेफिनेटली इट विल बी डिफाइंड टू इटसेल्फ एज एन H और OH। ओके बेटा, एनोड पॉजिटिव के पास चल के कौन आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ OH माइनस आता है क्योंकि इसका बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी हाई होता है ना। तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो ये बेटा हीट करोगे तो डेफिनेटली क्या बना देगा, सॉरी ये हीट क्लोराइड आएगा, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। ठीक है, तो Cl आएगा बेटा माइनस Cl माइनस, तो Cl माइनस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बेटा हाफ Cl2 गैस निकाल दिया, ये देखो हाफ क्लोरीन गैस बाहर एज अ वेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो याद रखिएगा एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन वही करेगा जिसको ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, यानी इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बेटा क्लोरीन का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है काफी लो होता है, तो ये तुरंत ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इसलिए तुरंत ऑक्सीडाइज हो गया। ऐसे बेटा कैथोड में नेगेटिव में रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होना चाहिए। तो सब Na प्लस और H प्लस में किसका होता है, तो H प्लस का होता है बेटा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, इसलिए पहले रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हुआ बेटा, तो क्या बनाया सर इसमें, भैया रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज किए हुए गेन कर लो, तो बन गया हाफ H2, ये देखो हाइड्रोजन गैस निकल गया बेटा। फाइनली सोल्यूशन बचा क्या, Na और OH, so that Na plus OH then combined with each other to form the NaOH। यहां से लगभग 56% प्योर एंड कंसेंट्रेट NaOH आपको मिल जाता है। That's okay. This is called नेल्सन सेल मेथड। ठीक है, अच्छा ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सर जो NaOH बना वो कहीं क्लोरीन के कांटेक्ट में ना आ जाए। तो NaOH अगर क्लोरीन के कांटेक्ट में आ गया तो रिएक्शन हो जाएगा, मैंने 15 ग्रुप में आपको बता रखा है। तो NaOH और क्लोरीन को कांटेक्ट में ना आने पाए इसके लिए क्या करते हैं, परफोरेटेड यहाँ पर डायफ्राम लगाते हैं। ठीक है, परफोरेटेड डायफ्राम जो होता है बेटा वो बना होता है एस्बेस्टॉस का, एंड एस्बेस्टॉस इज मच मोर कैपेबल टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरीन। अगर वो एस्बेस्टॉस काफी अमाउंट में क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऐसे केस में क्लोरीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कांटेक्ट होना रेयर है, और ऐसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। नहीं तो अदरवाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर क्लोरीन के कांटेक्ट में आ गया तो बेटा क्या बना लेगा, याद है ना, अगर कूल डाइल्यूट के कांटेक्ट में आता तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर बनता है, और अगर कंसंट्रेटेड और हॉट के प्रेजेंस में आता तो सोडियम क्लोराइड विद वाटर विद सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, सोडियम परक्लोराइड बनता है। तो एवरीथिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द 15 to 18 ग्रुप। तो जो रिएक्शन बेटा क्रैश कोर्स में मैं ऑलरेडी करा चुका हूं ना, उसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है। ठीक है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मैं प्रॉब्लम समझ में आ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कैसे, कैसे वर्कआउट करता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 18 ग्रुप में हमने काफी कुछ करा रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नहीं करा है वो मैं बता देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। जान सुनो पागल, है ना, अलग से सीटी
तो जिंक, स्टेनस, लेड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये मैंने बेटा कुछ एलिमेंट ले लिए, ध्यान रखना। अब देखो इन एलिमेंट के साथ अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कर रहे हो तो इट विल ऑलवेज डिफाइन लाइक दिस वे, NaNMON, इसको कहते हैं बेटा सोडियम मेटालिनेट। ठीक है, NN क्यों लगाया मैंने, NN इसलिए लगाया बेटा क्योंकि ये M ले लेते हैं क्योंकि अलग अलग वैलेंसी हो सकती है। ये इसलिए लगाया बेटा क्योंकि डिपेंड करता है ना कि वहां जो मेटल तुमने लिया, मेटल मतलब ये वाले मेटल, तो जब भी इन मेटल की रिएक्शन कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो मेटल बीच में ही जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो लिख रहे हो वैलेंसी वो कितनी आएगी, वो डिपेंड करता है कि तुम मेटल की वैलेंसी कितनी जस्टिफाई करना चाहते हो। तो कहलाएगा सोडियम मेटालिनेट, मतलब अगर जिंक लिए तो सोडियम जिंकेट, SN लिए तो सोडियम स्टेनेट, लेड लिया तो सोडियम प्लम्बेट, एल्यूमिनियम लिए तो सोडियम एल्यूमिनेट, SI लिए तो सोडियम सिलिकेट, बोरॉन लिए तो सोडियम बोरेट। सिंपल वे, ठीक है। और अगर यही ये जो तुमने लिया ना, ये मेटल लिया था ना पहले, अगर बेटा इन मेटल का क्या ले लो तुम, ऑक्साइड, और उसको अगर NaOH से रिएक्शन कराओगे तो बेटा प्रोडक्ट शुड बी सेम, बस यहां पर वाटर निकल जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन निकलता है, यहां वाटर निकल जाएगा। मतलब मेटल में अगर ऑक्सीजन बढ़ा तो खाली यहां पर चेंज क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चला गया, बाकी प्रोडक्ट शुड बी सेम। ये देखो, सो बी रेडी फॉर दैट। आपको खाली ये चेक करना है कि NaOH के साथ मेटल को ले जा रहे हो, मेटल के ऑक्साइड को ले जा रहे हो। मेटल का ऑक्साइड जाएगा तो प्रोडक्ट सेम आएगा, वाटर निकलेगा, मेटल ले जा रहे हो तो बेटा सेम प्रोडक्ट सेम आएगा और केवल हाइड्रोजन गैस निकलेगा। डन। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हो तो व्हाट इज एग्जांपल सर, लेट्स सी, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन व्हाट हैपन, कुछ नहीं करो, सिंपल Na Zn बीच में आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, आपको पता है कि जिंक की वैलेंसी 2 होती, 2 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो यहाँ Na2ZnO2 से कम चल जाएगा। कैसे निकाल लो ऑक्सीडेशन पर, 2 to 4, 2 - 2 + 2 आ गया। अब ये थोड़ा सा देखो ट्रिकी है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार, है ना। जैसे मान लो बोरॉन की रिएक्शन करा दी बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बना देगा Na3BO3। ये देखिए सर, यहाँ 3 इस बार क्यों आए, क्योंकि 3 2 6 और ये 3 प्लस का 3 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है। समझ में आ रहा भाई, तो बहुत ही आसान है ये। जैसे मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू ट्रिक NaAl आएगा और O आएगा। अब बेटा एल्यूमिनियम का 3 होता तो 3 कैसे लाए, तो 2 इसमें कर दे बेटा, 1 इसमें कर दे, ये देखो बन गया। तो 2 to 4 सोडियम का बन गया तो Al पे +3 आ जाएगा। नाम बताओ, सोडियम मेटालिनेट बोला था ना मैंने, अगर एल्यूमिनियम है तो सोडियम एल्यूमिनेट, जिंक है तो सोडियम जिंकेट, बोरेट है तो बोरॉन है तो सोडियम बोरेट, ऐसे ही बेटा तुम अगर सिलिकॉन लेते हो तो सोडियम सिलिकेट। सो दिस इज द वे टू डिफाइन ऑल द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो इन्हीं में से किसी एक एलिमेंट की रिएक्शन आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का दे सकता है, रिमेंबर दैट। और आपको क्या करना है, कुछ भी रटना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि NaNMON होता है, M बीच में आता है, सोडियम और ऑक्सीजन किनारे होते हैं, उसके बाद मेटल की जो वैलेंसी है ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सोडियम और ऑक्सीजन को हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रोडक्ट तुमको पता ही तो 4 ऑप्शन आएगा ना तुम्हारे मेंस में, तो ये चेक कर लेना कि कहां पे मेटल का ऑक्सीडेशन पर वैलिड आ रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। दैट्स द वे। ठीक है, सो ये लो भाई, ये भी खत्म। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये रिएक्शन जो थे इंपॉर्टेंस रखते हैं बहुत ज्यादा, और इसीलिए मैंने इसके साथ आपको शेयर किया, क्योंकि बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो भी रिएक्शन है मैंने 15 से 18 में भी काफी कुछ करा दिया कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे करता है, अमोनिया के साथ कैसे करता है, सब कुछ बता रखा है आपको। ठीक है, तो सारे वीडियोस को ना आपस में मिक्स करके देखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। इनॉर्मी सेक्शन के जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं सबको एक बार मिक्स करिएगा, सबको लिंक करिएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है कि एस ब्लॉक के कैसे कैसे क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत सजेशन दे रहा हूं, वो सिंपल लेवल पे। सो रिमेंबर दैट, अब किसी भी लेवल पर, ठीक है, किसी भी लेवल पर आप एस ब्लॉक में जितना भी मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया है इससे बाहर मत जाइएगा। इससे बाहर एस ब्लॉक से एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैंने लास्ट 10 साल का ट्रेंड देखा आईटी मेंस का। वहां पर फिलहाल हमने ये चेक किया कि एस ब्लॉक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं अगर उनको लिक्विड अमोनिया में डाले तो बेटा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना के ब्लू कलर का सोल्यूशन बना देते हैं। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको 15 to 18 ग्रुप में दे रखा है, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, क्योंकि लिक्विड अमोनिया की बात हो रही है और अमोनिया 15 ग्रुप में था तो मैंने वहां भी करा रखा था। तो इसलिए बोल रहा हूं कि सारे वीडियोस को मिक्स करके देखिएगा तो आपको ज्यादा उसका बेनिफिट नजर आएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। तो ये एस ब्लॉक का पहला ग्रुप था। अब अगर हम एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप की बात करें,
यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम और ये बेरियम और ये रेडियम है। एज यू नो ये रेडियोएक्टिव में बेटा रेडियम को हम डिस्कस नहीं करते हैं। अब एस ब्लॉक में सर क्या क्या आ सकता है? कुछ नहीं आएगा, सिंपल ट्रेंड। फिर वही चीज यहां पर भी होगी बेटा, सारी चीजें कॉमन। जैसे क्या सर कॉमन? तो पहली चीज तो ये भी सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉलो करने का मतलब कि किसी तरह का कोई भी कहीं पर भी कोई चेंजेस, कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं आने वाला। मतलब फिर वही चीज, टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे आयनियन पोटेंशियल घटेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, टॉप टू बॉटम तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम तो सब कुछ पता है। तो अगर कोई पूछ ले सबसे ज्यादा मेटल कौन है तो बेरिलियम, लेस मेटल कौन है बेरिलियम, दैट्स अ वे। अगेन यू कैन सी हियर बेरिलियम इज द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज, सो डेफिनेटली ये बाय नेचर कैसा होगा? एनोमेलस होगा। ठीक है, व्हाई इट इज एनोमेलस? ड्यू टू स्मॉल साइज। So again they are the same thing like the lithium, कि इसमें भी कोवलेंट कैरेक्टर थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। तो आई होप इसका भी ट्रेंड आपको समझ में आ ही गया होगा, करेक्ट है। सो ये हमारे पास था। अब कोशिश ये देखो भाई इसमें आएगा क्या सर? देखो कैल्शियम का एक कंपाउंड होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं रेयर केसेस में। नहीं तो बेरिलियम ही एक ऐसा है जो एनोमेलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो भाई इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी एनोमेलस है वो आ जाएगा, और वो मैंने आपको ट्रेंड बता दिया एस ब्लॉक के पहले ग्रुप से। तो यहां भी आपको इसका ट्रेंड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको सेकंड ग्रुप से भी ज्यादा कुछ सोचने को नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि मैं कुछ चीजें ऐसी बता दूं जो आपको ध्यान रहे। जैसे सर, जैसे देखो ये आपको पता ही होगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम ये हमारे पास टॉपिक्स हैं। ट्रेंड बेसिकली जो आपको बता रखा है वही ट्रेंड होना है, ट्रेंड में कोई चेंजेस आने नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से पीरियोडिक पैटर्न को फॉलो करता है ना, प्रॉपर मैनर करता है। तो इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं है। अब जैसे इसमें ना, जैसे बेटा ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रॉन्सियम है, ये बेरियम है। ठीक है, अब इसका ना अगर कार्बोनेट ले तो और सल्फेट ले तो इससे क्वेश्चन कितने बनते हैं? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अब तो लगभग सबको ये बात पता ही है, इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। तो जैसे बेटा कार्बोनेट है तो कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर और एक थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब बेटा हीट करने में कितना जल्दी कौन टूटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। और सेम बेटा क्वेश्चन यहां भी बनेगा, एक सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, सल्फेट के लिए भी दो ही क्वेश्चन बनेंगे, और थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। और ये आप खुद ही ट्रेंड सेट कर दोगे, मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। क्यों? अरे सर बेरिलियम का कार्बोनेट अगर, चलो कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। सर बेरिलियम का कार्बोनेट अगर हम बनाते हैं, है ना, और एक सर बेरियम का कार्बोनेट बनाते हैं, तो बेरियम इज मोर आयनिक इन नेचर। तो अगर सर बेरियम बहुत ज्यादा आयनिक होगा नेचर में, तो ये फैक्ट है कि बहुत ज्यादा आयनिक होने की वजह से इसके कंपाउंड का लैटिस एनर्जी हाई हो जाएगा और जल्दी टूटेगा नहीं। तो बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ये मैं कंपाउंड आपको दे रहा हूं, बेटा ये बेरिलियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये स्ट्रॉन्सियम कार्बोनेट है, और ये बेरियम कार्बोनेट है। बताइए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा? बताओ अब आप बताओ। अरे सर सिंपल है, दिस इज कोवलेंट कैरेक्टर कंपाउंड, दिस इज आयनिक कैरेक्टर कंपाउंड, एंड इट इज अ मोर आयनिक नेचर, सो मोर मेटालिक नेचर, सो मोर स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर इज देयर। और बेटा जितना आयनिक कैरेक्टर होगा उसका लैटिस एनर्जी हाई होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। खत्म। अच्छा, तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? उल्टा। तो बताओ बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो भैया जब ज्यादा स्टेबल हुआ तो घुलने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि लैटिस एनर्जी हाई है। तो बेटा बेरिलियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रॉन्सियम कार्बोनेट, और फिर बेरियम कार्बोनेट। डन है ना? और बेटा अगर आपको इनका कार्बोनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सल्फेट का भी दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, यानी दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर द कार्बोनेट एज वेल एज द सल्फेट। डन। इवन दैट बाइकार्बोनेट का भी आएगा तो भी सेम कैरेक्टर रहेगा, नाइट्रेट का आएगा तो भी सेम कैरेक्टर रहेगा, लाइक एस ब्लॉक फर्स्ट मेंबर।
तो एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप था जो ट्रेंड वो फॉलो कर रहा है बेटा, वही ट्रेंड ये भी फॉलो कर रहा है, कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन, चलो ओके ठीक है, आगे देखो हमारे पास एक चीज और भी है। कहते हैं कि बेरिलियम का अगर हम क्लोराइड लेते हैं बेटा BeCl2n, तो ये पॉलीमरिक वर्जन होता है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। और आप देख सकते हो कि बेरिलियम क्लोराइड को पॉलीमरिक फॉर्म में मेरे को मजबूरी में बनाना पड़ा। इसका रीजन ये है कि जब हम बेरिलियम क्लोराइड बनाते हैं ना बेटा, तो क्लोरीन की लास्ट में तो केवल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ भी बेटा 7 ही होते हैं, और बेरिलियम की लास्ट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बेटा यहाँ पर बताओ क्या ऑक्टेट पूरा हुआ क्या? नहीं सर, केवल 4 इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं, देखिए ना 1 2 3 4। क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा। तो बेटा ये कंपाउंड अनस्टेबल है ना। और जब कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो हम कोशिश ये करते हैं उसको डाइमर करते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दैट बेटा बेरिलियम क्लोराइड को हम पॉलीमराइज इसलिए करते हैं ताकि हम इसको स्टेबलाइज कर सकें। अब डाइमर का मतलब n की जगह 2 कर दो, ट्राइमर n की जगह 3 कर दो, ऐसे कर सकते हो टू गेट द स्टेबिलिटी। तो बेटा बेरिलियम क्लोराइड के दो वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक बेरिलियम क्लोराइड हमको देखने को मिलता है वेपर स्टेट में, जहां पर ये इस फॉर्म में रहेगा बेटा BeCl2 यानी डायमर फॉर्म में। याद रखिएगा वेपर स्टेट में हमारा बेरिलियम क्लोराइड डायमर फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर इसी बेटा बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ले तो सॉलिड का मतलब सर और मजबूत हो गया, मतलब ये खाली डायमर से काम नहीं चलेगा, इसको और ज्यादा लंबा करना पड़ेगा। तो सॉलिड स्टेट बेटा ये रहता है BeCl2n, n मतलब जितना लंबा हो सके पॉलीमराइज फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में बेटा ये किस फॉर्म में रहता है बताओ, पॉलीमरिक फॉर्म में रहता है, तभी ये साइज ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है। और ये वेपर स्टेट बेटा केवल डायमर में ही रहता है, ठीक है। सो वेपर स्टेट में अगर डायमर में रहता है तो इट विल बी लाइक दिस। आपको ये ऐसा दिखाई देगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। BeCl2 आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखिए ये डायमर फॉर्मेट है इसका BeCl2 तो 2 क्लोरीन खाली कॉमन है, बाकी 2 BeCl2 हमें डायमर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 डायमर फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ना क्लोरीन के, देखो यहाँ पर एक BeCl2 है बेटा, एक BeCl2 है। इसको 2 क्लोरीन जो होते हैं इंसर्शन की वजह से इनको जोड़ने का काम करते हैं। तो कुल मिला के 2 ही BeCl2 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जबकि बेटा पॉलीमेरिक फॉर्म अगर इसका देखोगे ना तो इट विल बी लाइक दिस, मतलब ये इस तरह से बनता चला जाएगा, ठीक है ना। बेरिलियम क्लोराइड जो है तुम्हारा इस तरह से बनता चला जाएगा, ये देखो ऐसे, ये देखो बनता चला जाएगा। तो दिस इज द पॉलीमेरिक वर्जन एंड दिस इज द डायमर वर्जन। सो रिमेंबर दैट एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि बताइए वेपर स्टेट में BeCl2 इज इन विच स्टेट, या ऐसे भी आ सकता है कि इन वेपर स्टेट BeCl2n, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n शुड बी 2 3 4 5 ऐसे करके पूछ सकता है। पॉलीमेरिक में n का कोई वैल्यू आप ले नहीं सकते लिमिट लेवल पे, क्योंकि पॉलीमेरिक है तो कहां जाकर रुकेगा किसी को कुछ नहीं पता। सो ये BeCl2 का अपना एक नेचर है, बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि BeCl2 का कंपाउंड स्टेबल नहीं था, इसीलिए शायद वो ऐसा होना चाहता है, ठीक है। नाउ तो बेरिलियम क्लोराइड यानी बेरिलियम से जो कंपाउंड से क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें तो बड़ा POP जो कैल्शियम का कंपाउंड है दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने नाम भी सुना होगा, 9th-10th में भी था ये। अभी बनता कैसे, तो बेटा पहले लिया जाता है 2CaSO4.2H2। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो CaSO4.2H2, ये बेटा जिप्सम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। तो जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल लेकर के बेटा इसको स्ट्रांगली हीट किया लगभग 120 के आसपास, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 2CaSO4.H2O और 3 मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। ये जो तुम्हें दिख रहा है इसी को बेटा POP कहा जाता है। डन। आप POP को ऐसे भी तो लिख सकते हो CaSO4.12H2O, इसीलिए इसको हेवी हाइड्रेट भी कहते हैं। तो या तो 2CaSO4.H2 है तो CaSO4.12H2, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो तुम्हारा CaSO4 है ना 2CaSO4.H2O, बेटा इसको अगर 200 डिग्री पे गर्म कर दिया जाए, मतलब 120 पे तो जिप्सम से बना POP, अब POP को अगर हम ला करके बेटा 220 पर गर्म कर दें तो ये पूरा का पूरा वाटर जो है ना वो छोड़ देता है। इसी वाटर की वजह से तो शेप ले पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इसके टॉयज, बहुत सारी मूर्तियां, खिलौने ये सब बनते हैं। लेकिन वाटर ही को तुम 200 डिग्री पे हटा दो बेटा तो पूरा वाटर रिमूव हो गया। पूरा वाटर रिमूव होने की वजह से पूरा ये ब्लैक पड़ जाता है, काला। इसीलिए बेटा इसको डेड POP कहा जाता है, मरा हुआ POP, क्योंकि अब इसके अंदर POP का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है।
तो इसी को बेटा डेड पीओपी भी कहते हैं और इसी को कहते हैं बर्न पीओपी, जला हुआ पीओपी। तो रिमेंबर दैट, कई बार एग्जाम में पूछा है बर्न पीओपी या डेड पीओपी क्या होता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू अबाउट द प्लास्टर पैरिस द जिप्सम फार्मूला एज वेल एज व्हाट हैपन व्हेन द पीओपी passes through the 20 degree centigrade, or what happen when all the water molecule removed from the POP, then which type of the POP it is known as, that is called the dead POP or burnt POP. Done. So POP में आप इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करिएगा, ठीक है। और आई एम डैम श्योर कि इस ईयर पीओपी से क्वेश्चन शायद ही पूछे हो, ठीक है। पीओपी से क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है बेटा। कई बार आपको फंसाने के लिए वो क्या करेगा, पोर्टलैंड सीमेंट पे क्वेश्चन पूछ देगा। किस पे पूछ देगा बेटा, पोर्टलैंड सीमेंट। अब चूंकि सीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको क्लास में बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल पे डिस्कस करना चाहिए कि सीमेंट बनता कैसे, क्या होता है, सब कुछ, लेकिन चूंकि लोग नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आईटी मेंस वाले क्वेश्चन पूछ रहे इससे तो कुछ ना कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस होगा। तो बेटा जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसमें आपको क्यों एक ऐसी चीज याद रखनी जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सीमेंट से रिलेटेड। क्या इसके जो मेन कंपोनेंट होता है बेटा, सीएओ होता है, SiO2 होता है, SiO2 होता है बेटा, Al2 से एल्यूमिना होता है और MgO होता है एंड द रेस्ट बाकी बचे हुए। यानी मेन जो कंपोनेंट है ना वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो मेन कंपोनेंट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिना और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेटा लगभग 50 से 60% तक होगा, इससे सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। ये बेटा कम से कम 20 से 25% तक होता है। ये बेटा 5 से लेकर 10% तक होता है। ये बेटा 3 से लेकर 4% तक होता है और बाकी रिमेनिंग परसेंटेज बेटा एक्स्ट्रा चीजों की होती है। अब रिमेनिंग में जिप्सम डाला जा सकता है, थोड़ा सा सोडियम सिलिकेट डाल देते हैं, तो अलग अलग तरह की चीजें डालते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट्स आर दिस, पोर्टलैंड सीमेंट के मेन कंपोनेंट ये है। और एक बार आईटी मेंस ने ऐसा क्वेश्चन पूछा भी था कि व्हिच वन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, द मोस्ट वन, जहां 4 ऑप्शन में से एक चूज करना पड़े तो कैल्शियम ऑक्साइड शुड बी देयर। तो इसलिए मैंने 4 कंडीशन हो जाएगी, 4 ऑप्शन बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे, रिमेंबर दैट, ओके। इसमें जिप्सम भी मिलाया जाता है ताकि सीमेंट को थोड़ा सा टफ बनाया जा सके, उसको जमाया जा सके। तो सीमेंट का क्वांटिटी 0.2 से लेकर 0.5% तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये लिख लीजिएगा, जिप्सम की क्वांटिटी 0.2 से लेकर 0.5% तक हो सकता है। उससे ज्यादा अगर जिप्सम मिला देंगे तो जो तुम्हारा चूना जो तुम्हारा सीमेंट है उसमें क्रैकनेस आ जाती है, दरारें पड़ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ हो चुका होता है, तो उसके टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जिप्सम की क्वांटिटी 0.2 से 0.5 से ज्यादा नहीं मिला है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल अबाउट द पोर्टलैंड सीमेंट। इससे ज्यादा बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि पोर्टलैंड सीमेंट से कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, ओके। डन। अब देखो एक चीज और याद रखो, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। जनाबे आली ने बेकार गालियां पागल को सुनाई। को का मतलब यहां कुछ नहीं है और ने का मतलब यहां कुछ नहीं है, सेंटेंस पूरा करने के लिए। जनाबे मतलब जेडन, आली यानी एल्यूमिनियम, बेकार यानी बेरिलियम, गालियां यानी गैलियम, पागल यानी पीबी, को सुनाई मतलब एसएन, ठीक है बेटा। रिमेंबर दैट ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके अगर ऑक्साइड्स बना दिए जाएं तो वो सारे के सारे ऑक्साइड्स बेटा एम्फोटेरिक निकलेंगे। रिमेंबर दैट ओनली दीज मेटल्स ऑक्साइड्स आर नेचुरली एम्फोटेरिक इन नेचर। केवल ये वही मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स नेचुरली एम्फोटेरिक होते हैं। तो एग्जाम में आईटी मेंस के लास्ट के 5 साल का पेपर निकाल के देख लोगे तो आप पाओगे कि ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया। पूछता क्या है, ऐसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। 4 ऑप्शन होगा, उसमें से अगर इनमें से किसी मेटल का ऑक्साइड आपको दिखा, खट से आंसर मान दोगे सर ये एम्फोटेरिक है। तो क्या बताया मैंने, जनाबे आली ने बेकार गालियां पागल को सुनाई। जनाबे मतलब जेडन, आली यानी एल्यूमिनियम, बेकार यानी बेरिलियम, गाली यानी गैलियम, पागल यानी पीबी, सुनाई यानी एसएन। दैट्स इट, हो गया। चलो तो बेटा बेकार यानी बेरिलियम हमें मिल गया ना, और हम यही फैमिली अभी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब बेरिलियम के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। और बेटा ऑक्साइड्स ही नहीं है, हाइड्रोक्साइड भी, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड बनाएगा उसको हीट करोगे तो ऑक्साइड ही ना बनेगा। तो ये जितने मेटल लिखे ना, जनाबे आली ने बेकार गालियां पागल को सुनाई, इनके जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। और अगर इनका इनडायरेक्ट में हाइड्रोक्साइड देते तो भी वो एम्फोटेरिक होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड टूट के ऑक्साइड ही बनाता है। डन। तो भाई देखिए ध्यान से, जो सेकंड ग्रुप हमारा इस ब्लॉक का था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम,
इसमें इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और मैं पूरी तरह से गारंटी इस बात की ले सकता हूं कि इस ग्रुप से, सेकंड ग्रुप से जो भी चीज आपसे पूछा जा सकता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इससे ज्यादा आपसे डिस्कशन की कोई लॉजिक नहीं बनती है। ठीक है, ओके ओके। अब जैसे तुम तो ये जानती हो ना कि लिथियम बेरिलियम, जैसे मान लो लिया मैंने लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और यहां ले लिया बेटा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। तो बेटा ये जो तीन एलिमेंट होते हैं, ये दोगे पेयर, ये और ये, इनको डायगोनल रिलेशनशिप एलिमेंट कहा जाता है। मतलब इनकी प्रॉपर्टी इनसे काफी मैच करती है, इनकी प्रॉपर्टी इनसे काफी मैच करती है, और इनकी प्रॉपर्टी इनसे काफी मैच करती है। तो डायगोनल रिलेशंस एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखो अगर लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है तो लिथियम अगर कोवेलेंट नेचर का है तो मैग्नीशियम भी ज्यादातर कोवेलेंट नेचर को प्रपोज करता है। ये नहीं कि पूरी तरह से हो जाएगा, लेकिन प्रपोज करता है। लिथियम कहता है कि भैया मेरे पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो ये भी कहता है मेरा पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। लिथियम कहता है कि जो मेरे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी बहुत लो है, ये भी कहता है मेरी भी रिएक्टिविटी बहुत लो है। तो इससे काफी प्रॉपर्टी आपको मैच करती हुई दिखाई दे जाएंगी। इवन दैट आईडी पेपर इतना भी आसान हो सकता है कि पूछने खाली कि इनमें से डायगोनल रिलेशंस एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो ये 6 एलिमेंट बेटा डायगोनल रिलेशंस होते हैं। कौन कौन? लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम बोरॉन सिलिकॉन। डन, ओके। लो भाई, ये था तुम्हारा एस ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। जितना बता दिया है उससे बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलने को है नहीं। और ये जो भी कुछ पढ़ाता हूँ ऐसा नहीं कि पेपर में बना रहा हूँ, इसलिए ऐसा क्योंकि बेटा क्योंकि जो 4 से 5 साल का ट्रेंड है ना, दैट्स द सिंपल ट्रेंड। और जिस तरह का कोरोना का काल चला उसके अकॉर्डिंग जो आईटी मेंस का पेपर आने वाला हो, दैट विल बी नॉट अ वेरी मच टफर कि अचानक से कुछ नया कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नीट के पेपर में इस बार नया होगा, ये कंफर्म है। चलिए सर, तो एस ब्लॉक तो निपट गया। 13 और 14 आज देख लेते हैं। तो ये 13 का ग्रुप क्या है सर? देखो 13 में बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, यानी बैंगन आलू गाजर इन थैला। याद रखने का तरीका है बैंगन आलू गाजर इन थैला, याद हो गया। तो बैंगन यानी बोरॉन, आलू यानी एल्यूमिनियम, गाजर यानी गैलियम, इन यानी इंडियम, सॉरी बैंगन यानी हाँ बोरॉन, आलू यानी एल्यूमिनियम, गाजर यानी गैलियम, इन यानी इंडियम, थैला यानी थैलियम। ठीक है, ओके। अब ये एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जहां पर आपसे बहुत सारे ट्रेंड में चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। और इसके पीछे एक रीजन यही है कि पक्का यहाँ पर एफ ऑर्बिटल आ गया होगा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा होगा। सिंपल सिंपल लॉजिक बनता है। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास बैंगन आलू गाजर इन थैला है, ठीक है बेटा, अगर मान लो तुमसे इसका मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ ले, हालांकि इन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड आपसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैं सिंपल आपको ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूं, बड़ा मजा आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि भैया इनका ट्रेंड क्या है मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर का। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर का ट्रेंड कुछ ऐसा है, ये देखिए, मतलब बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम अचानक से बहुत कम हो गया, फिर इंडियम बेटा और फिर थैलियम, ये देखिए। लेकिन फिर भी बोरॉन सबसे टॉप पर है, ये देखो दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका ऑर्डर सेट करोगे तो कैसे करोगे बताओ? तो गैलियम तो सबसे पीछे कर दोगे, ट्रेंड सबसे आसान है, याद रखने का सबसे आसान तरीका। तो गैलियम तो सबसे पीछे कर दोगे, बोरॉन को सबसे आगे कर दोगे, फिर थैलियम को ले आओगे बेटा, क्योंकि बोरॉन से थोड़ा सा नीचे थैलियम है। उसके बाद बेटा एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम ले आओगे। ये देखिए, ये ट्रेंड बन गया, आगे मेल्टिंग ऑर्डर का ट्रेंड। तो ये चीज याद रखो, ये ऑर्डर से आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो बेटर ये याद रखोगे तो हमेशा दिमाग में रखोगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पूछ ले, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, एक मिनट मार के इंक भर लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पूछेगा तो तुम क्या करोगे, बोलो? तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ट्रेंड तो ये कहता है, लेकिन मैंने शुरू में बोल दिया ये पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड फॉलो ही नहीं करता, मना कर देता है, कहता हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऐसा भी बोलो सर क्यों नहीं करता, तो एक्सेप्शन, नो 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 नो, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, रीजंस है बेटा, लेकिन वो क्लासेस के लिए है। ठीक है, अभी क्रैश कोर्स में थोड़ा इसको समझा पाना हमारे लिए टफ है। ठीक है, तो देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं ट्रेंड बनाता हूं, रिमेंबर दैट, तो बेटा ये ले लिया मैंने एलिमेंट और ये ले लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका ट्रेंड कुछ ऐसा आता है, ये देखिए बोरॉन, ठीक है, फिर ये आ गया हमारे पास एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, रिमेंबर दैट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।
एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अचानक से सबसे डंप, तो एल्यूमिनियम सबसे चला जाएगा पीछे, बोरॉन सबसे आगे। 4 ऑप्शन होंगे, जहां देखना बोरॉन सबसे आगे एल्यूमिनियम सबसे पीछे, वो तुम्हारा ट्रेंड होगा, आंसर आ गया। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रेंड का ऑर्डर बता दिया। अच्छा, एक प्रॉब्लम इसके साथ और भी, इवन दैट एटॉमिक रेडियस में प्रॉब्लम है। जैसे तुमने लिया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तुम्हें पता है टॉप टू बॉटम यानी एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो यानी तुम्हारे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, लेकिन गलत हो गया। वाई सर? ऐसा है बेटा, इसका जो ऑर्डर होगा बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, ऑर्डर ये हो जाता है। ऐसे अगर चाहो तो करना है, ऐसे लिख दो, बेटर होगा आपको समझने के लिए। ठीक है बेटा, ये ट्रेंड अचानक से ये देखो चेंज हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, सर एल्यूमिनियम यहां बड़ा कैसे हो गया? द क्वेश्चन इज, एल्यूमिनियम में बड़ा कैसे हो गया और गैलियम छोटा क्यों हो गया? गैलियम के पास एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, गैलियम का एटॉमिक 31, एल्यूमिनियम का 13 से, फिर भी गैलियम छोटा है। तो अब समझ में आ गया होगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी यार उसमें साइज छोटा रहा तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यानी गैलियम के साइज में कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द क्या होगा बताओ? तो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। और बेटा तुम लोग को मैं कई बार बता चुका, 15 ग्रुप में बताया, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक में बताया कि साइज में कॉन्ट्रैक्शन आने के पीछे एक ही चीज रीजन होता है, वो होता है बेटा क्या? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। और यहां पर बेटा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है क्योंकि गैलियम का 31 है, तो यहां पर जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है वो डी ऑर्बिटल की वजह से आता है, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर माना जाता है। एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल होगा नहीं, गैलियम में डी ऑर्बिटल होगा, वहां पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, जिससे साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, और गैलियम का साइज छोटा होगा। सो इट इज नॉट एन एक्सेप्शन बेटा, दैट समथिंग इज देयर, सम रीजंस आर देयर। ओके, आप ये डायरेक्टली को तो सर ये एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बेटा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर और एटॉमिक साइज का ऑर्डर बहुत पूछते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछते हैं, नोट करिए। अच्छा, तो तुमसे अगर अब आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछेंगे तो बता दोगे? हाँ सर बता देंगे। क्यों? अरे एल्यूमिनियम और गैलियम में आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा किसका होगा? तो सर गैलियम का, क्योंकि गैलियम का साइज छोटा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? बहुत टफ होगा। तो तुम आयनेशन एंथैल्पी का भी ऑर्डर बता दोगे आराम से। अब तो आयनेशन पोटेंशियल का भी ऑर्डर तुम्हारा क्लियर हो गया ना, इन्हीं सब चीजों की वजह से। सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि 13 ग्रुप में प्रॉब्लम क्या था। स्क्रीनिंग इफेक्ट की एंट्री होने की वजह से 13 ग्रुप में प्रॉब्लम आया था, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। और जो बेसिक प्रॉपर्टी 13 ग्रुप में आपसे पूछ सकते हो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। ठीक, अच्छा यहां तक तो सब क्लियर है। अब देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारी पूरी फैमिली है। इसमें भी अगर आपको ध्यान से देखोगे ना, तो बोरॉन में काफी सारी चीजें डिफरेंस आती है, क्योंकि बोरॉन अपनी फैमिली का पहला मेंबर है, साइज में छोटा होगा, तो यहाँ भी एनोवेलस प्रॉपर्टी आना ही आना है, नो डाउट, ये भी आपको पता ही है। तो बोरॉन में भी एनोवेलस प्रॉपर्टी आता है। इवन दैट बोरॉन का एनोवेलस प्रॉपर्टी ऐसा है कि बोरॉन ना कभी भी डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता, कभी नहीं करता। तो कैसे करता है सर? तो बोरॉन जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना चाहता है तो उसके लिए क्या करता है? मान लो बोरॉन का तुम कोई कंपाउंड ले लो, मान लो तुमने लिया BX3, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। अब तुम इसको ना रिएक्ट कराओ LiLH4 से, तब जाकर के बना सकता है B2H6 या BH3 AlX3 LiX, ये देखो बन गया, बोरॉन का हाइड्रोजन के साथ आ गया कंपाउंड, जिसको बेटा क्या कहेंगे? डाइबोरेन कहेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, तो तुम 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करा सकते हो, तो इसको बोरेन कहा जाता है बेटा। लेकिन अब यहां देखो B2H6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से यहां तक में 2 का मल्टीप्लाई आपको दिखाई दे रहा था, इसलिए इसको डाइबोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाइबोरेन कहते हैं। और याद रखना, जो डाइबोरेन्स या ट्राइबोरेन्स होते हैं, बोरेन्स के ना 2 वर्जन पाए जाते हैं। एक पाया जाता है बेटा BnHn+4 और एक पाया जाता है BnHn+6। ये डाइबोरेन बोरेन्स के फॉर्मेट होते हैं। मतलब अगर n की वैल्यू तुमने 2 रखी है तो यहां भी 2 रख दो, तो B2H6 आ जाएगा। 3 रखनी है तो यहां भी 3 रख दो, तो B3H7 आ जाएगा। ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब जो तुम्हारे पास डाइबोरेन बना, ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि जो डाइबोरेन होता है बेटा, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि डाइमर फॉर्म है ना, स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे बनाना बॉन्ड जैसा कुछ बनाता है, ये देखो, दिस इज लाइक ए बनाना बॉन्ड। अब यहां पर देखो क्या है, एक बटा प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे है। मतलब अगर बीच में ऐसे एक प्लेन जा रहा है तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर, एक नीचे की तरफ हो गया, 2 अपोजिट प्लेन पर हो गए, ठीक है। अब देखो एक प्लेन पर अगर हम देखें तो एक बोरॉन सेंटर है, एक हाइड्रोजन सेंटर है, एक बोरॉन सेंटर है बेटा। तो यानी कि बेटा यहाँ पर ऊपर वाले प्लेन पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ 3 सेंटर है, तो 3 सेंटर, C का मतलब बेटा कार्बन ही है, C स्टैंड फॉर सेंटर, तो 3 सेंटर। और हाइड्रोजन जो है इनके साथ कैसे लिंक हो रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से लिंक हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसी को कहा जाता है बनाना बॉन्ड। बात समझ में आ गई? क्लियर? और सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? बेटा बोरॉन के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन का इधर जा चुका है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का बचा और 1 इलेक्ट्रॉन किसका बचा बेटा? हाइड्रोजन का। यहाँ पे बेटा बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये दोनों लिंक होते हैं। तो यहाँ टोटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा कितने कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। किसके किसके? बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसको कहा गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे यहां पे देखो बेटा 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, तो 3 सेंटर और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। रेगुलर क्लासेस में इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं कि आखिर इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड बनता क्यों है, रीजन क्या है। फिलहाल इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन। अच्छा, तो ये B2S6 हो गया, बोरॉन डाइबोरेन की बात कर रहे थे। अच्छा, अब देखो डाइबोरेन की खास बात ये कि जब तुम B2S6 लेके इसको अमोनिया से पास कराते हो और लगभग 120 डिग्री दोगे, केवल नॉर्मल टेंपरेचर 120, तो ये B2S6 क्या करता है, उस अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखो, इट इज जस्ट डिफाइंड थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया। डॉट का मतलब एब्जॉर्ब हुआ है, बॉन्ड नहीं बना है। लेकिन अगर इसी बेटा B2S6 को लेकर के तुम अमोनिया से पास कराओ, लेकिन ये 200 डिग्री कर दो, तो ये बना देता B3N3H6, जिसको बेटा बोराजोल कहा जाता है। ये बोराजोल जो होता है इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों? क्योंकि देखने में ये बेंजीन जैसा दिखता है, लेकिन बेंजीन से काफी अलग है। क्योंकि जो बेटा बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है ये पोलर होता है पहली चीज तो, जबकि हमारा जो बेंजीन रिंग होता है पोलर नहीं होता, ये पोलर होता है। ठीक है, और पोलर होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है बेटा, जबकि बेंजीन रिंग का हमारा रेजोनेंस होने की वजह से हाईली रिएक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी रेजोनेंस बढ़ा देता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेटा बोराजोल एंड बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन विद द बेंजीन। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया कि बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या फर्क है। सो रिमेंबर द B3N3H6 इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड द डिफरेंसेस यू नो वेरी वेल। इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ तो बेंजीन जैसे ही बनेगा ना, ये BN, ये देखो मैंने ले लिया। ठीक है, H6 है बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। डन। अब अगर तुम डबल बॉन्डेड बना तो नाइट्रोजन पे लोन पे रहना बेटा। अगर नाइट्रोजन अपना लोन पे देगा तो क्या होगा बताओ? ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड मान लो यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड बेटा यहाँ आ गया। तो लगभग बेंजीन जैसा कैरेक्टर ही रख रहा है, लेकिन जैसे डबल बॉन्ड आ गया तो बी में माइनस आ जाएगा, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो बोरॉन में अगर 3 से ज्यादा वैलेंसी आ गई है, इसका मतलब वो माइनस चार्ज है। और चूंकि नाइट्रोजन ने अपना वैलेंसी दिया, तो ये नाइट्रोजन में कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ? प्लस चार्ज। इट इज जस्ट लाइक अ बेटा पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि बिकॉज प्लस माइनस वहां पे बन रहा है। चूंकि अल्टरनेट पाई सिग्मा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये बेंजीन जैसा है, इसीलिए बेटा इसको बेंजीन कहा गया। नहीं तो अदरवाइज ये कंप्लीटली क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन है एंड पोलर है। इट इज, ये जो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बेंजीन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, कैसे बनता है, आई नो वेरी वेल नाउ। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक बेंजीन से क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। डाइबोरेन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड क्या होता है वो भी आ सकता है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो बोरॉन की फैमिली में जो एनोमेली है यानी डिफरेंसेस हैं, जो टाइप टॉप टू बॉटम जाने पे घटते या बढ़ते, वो भी मैंने बता दिया। प्लस इस फैमिली में बोरॉन का एक कंपाउंड है डाइबोरेन, दैट विल बी द मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा जो है ना, बोरॉन एक बहुत जबरदस्त कंपाउंड बनाता है। बोरॉन का एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जिसका कहा नाम है Na2B4O7.10S2 बेटा। ये बोरेक्स या टिंकल कहलाता है। क्या कहलाता है? बोरेक्स और टिंकल। ठीक है, आप इस बोरेक्स को ना ऐसे भी लिख सकते हो, Na4B4O5 OH का होल फुल डॉट 8H2, बोथ आर सेम। इसको इसलिए ऐसा लिखा जाता है ताकि इससे स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो सके। और बेटा बोरेक्स का स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर जब तुम बनाते हो ना, ये इसका एक बेसिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में होता है,
लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ पीओएच वाले का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है B4, ठीक है बेटा, और OH कितने 4, ये देखो दिख रहा है ना B4 OH कितने 4, ठीक है। तो बाकी सर ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो Na2B4 10:2 इसमें याद रखना, थोड़ा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा 10 में से 2 वाटर मॉलिक्यूल बोरॉन के साथ जाते हैं और बेटा 8 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम के साथ जाता है। रिमेंबर दैट, कई बार पूछा जा चुका है बोरेक्स में बोरॉन कितने वाटर मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है, तो 2 और बेटा सोडियम 4। इसके अलावा बोरेक्स में यह भी पूछ सकता है कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें कितना होता है। क्या पूछ सकते हैं बेटा, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन। तो रिमेंबर दैट कितने बोरॉन है तुम्हारे स्ट्रक्चर में, देखो तो सर एक बोरॉन ये और एक बोरॉन ये, इसमें तो 3-3 बॉन्ड बन रहे हैं बेटा। नॉर्मल 3 बॉन्ड ये कैसा बन रहा है, ट्राइगोनल बन रहा है, ये नॉर्मल ट्राइगोनल बन रहा है। तो ये वाला जो हो गया बेटा वो sp2 हो गया, जबकि यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहा है, तो 4 का मतलब बेटा ये sp3 हो गया। इसका मतलब बेटा बोरॉन जो होता है बोरेक्स में, ठीक है, 2 बोरॉन जो होते हैं, 2 बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज और 2 बोरॉन बेटा sp3 हाइब्रिडाइज। यू कैन सी नाउ ना, अगर ये sp2 तो बेटा ये भी sp2 है और ये बेटा sp3 है, तो 2 sp3 बेटा और 2 sp2 हो गए, ठीक है। और बोरेक्स में टोटल वाटर मॉलिक्यूल 10 होते हैं, उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल बोरॉन के साथ और 8 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम के साथ अटैच होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोरेक्स, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बोरेक्स की एक खास बात और है, अगर बोरेक्स को 720 डिग्री पे गर्म कर दिया जाए, ठीक है बेटा, तो पहले तो इसको गर्म करते मान लो 600 पे, तो पूरा Na2B4O7 प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक। अब जो ये जो तुम्हारे पास Na2B4O7 बचा है, इसको अगर लगभग 720 दे दें तो ये बेटा टूट के बना देता है B2O3 प्लस 2NaBO2, ठीक है। इसमें से जो बेटा B2O3 बना है ये बीड का काम करता है। किसका काम करता है, बीड का। बीड का काम होता है कलर टेस्टिंग ऑफ आयंस, कलर टेस्टिंग ऑफ मेटालिक आयंस, ठीक है बेटा, M स्टैंड फॉर मेटालिक आयंस, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये सोडियम मेटाबोरेट कहलाता है, सोडियम मेटाबोरेट, जिसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन ये बीड पूछता है बहुत बार। तो याद रखिएगा B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड इज अ बीड, और जो किसका काम करता है, कलर टेस्टिंग ऑफ आयंस का। किसी भी कलर मतलब कोई भी मेटल के आयंस का कलर टेस्ट करना, तो उसका कंपाउंड लो और बीड में डाल दो, बीड का कलर बिल्कुल उसी मेटल के आयंस के कलर जैसा हो जाएगा। जैसे लिटमस क्या है, एसिड डालोगे तो रेड और बेस डालोगे तो ब्लू ना, मतलब उसको ये फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा एसिड कौन सा बेस डालो। लेकिन ये सबसे अच्छी चीज है, बीड का ये कहना है कि तुम जैसा भी मेटल का कंपाउंड डालोगे मैं उसी के कलर जैसा देखने लग जाऊंगा। अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, तो बोरिक एनहाइड्राइड इज अ बीड, रिमेंबर दैट, ओके। तो बोरेक्स के क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं बेटा वो सारे डिस्कस मैंने यहां कर दिए, ठीक है। एंड बोरेक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एवर, ठीक है, ठीक है सर। ध्यान रखना, अगर बीड की बात आएगी बेटा तो एक बोरिक एनहाइड्राइड और एक सोडियम मेटाफॉस्फाइड, ये 2 तरह के बीड होते हैं, रिमेंबर दैट, ओनली दिस 2 बीड्स आर देयर। एंड सपोज करो मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया, उसको बीड में डाल दिया, तो देखो ये क्या करता है, ये कॉपर ऑक्साइड और बीड ले लिया, डालने में क्या बनाया बेटा, CuBO2 का होल्ड बना दिया, और ये इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ब्लू पता है क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर का कलर ब्लू होता है। इस तरह से बीड की खास बात है कि जिस भी मेटल का तुमको कलर टेस्ट करना, उसके मेटल के कंपाउंड को ले लो, उस मेटल का जो कलर होगा वही तुम्हारे बीड में पूरा कंपाउंड बना देगा उसी कलर का। तो बीड मेटल के कलर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, जो अपने आप में सबसे बड़ी बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बड़ा फेमस है और भी, बोरॉन का एक कंपाउंड है ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका एन फैक्टर कितना होता है बेटा, 1 होता है, क्योंकि वीक एसिड माना जाता है। ऑर्थोबोरिक एसिड में भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। रिमेंबर दैट बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होता है और ऑक्सीजन का यहां पर sp3 होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड होने की वजह से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए तो क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है। सो रिमेंबर दैट जो क्वेश्चन पूछ सकता वो मैं आपके साथ डिटेल बता रहा हूं। हालांकि इसका स्ट्रक्चर ही बन सकता है चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि बोर्ड हमारे पास काफी बड़ा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि वी हैव लेस टाइम, सो हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते डेफिनेटली। हाँ, उन चीजों को मैं ढूंढ के निकाल के ला रहा हूं जिसके क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं, या जिसके क्वेश्चन के आने के चांसेस पूरे होंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा बोरॉन से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये थे,
ठीक है। अगर क्वेश्चन को देखो तो मान लो बेटा तुमको दे दिया BF3, BCl3, BBr3, BI3, पूछा इसका एसिडिक ऑर्डर बताओ, तो तुम लोगों को तो एसिडिक का ट्रिक दिया था ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा एसिडिक। तो ऐसे तो नजर आ रहा है कि सर ये ऑर्डर तो ये होना चाहिए, लेकिन बेटा ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। अगर आईडी में से भी क्वेश्चन तुम ये करके लाते हो, एनसीईआरटी में तो ये दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आंसर बेटा यही सही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आईडी के पेपर में ये चीज पढ़ लिया, पता है क्या, बैक बॉन्ड पढ़ा है ना। और बैक बॉन्ड हमेशा वहां बनता है जहां ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो बेटा होता क्या है, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपने ले लिया, ये देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज बना लिया तुमने, लेकिन जब बोरॉन का तुम हाइब्रिडाइजेशन करते हो ना, तो ये 1s2 2s2 2p1 बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे जंप भी कर जाए तो 2s1 2p1 2p2 है ना। मतलब ये सिचुएशन ऐसा हो गया, 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, और 2p2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा। सर आपने s से एक इलेक्ट्रॉन p में जंप क्यों कराया? क्योंकि मुझे पता है कि अगर s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो भी वो हाफ फिल स्टेबल रहेगा। और हमारा टेंडेंसी क्या होता है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा बॉन्डिंग, मैंने बता रखा है आपको 15 से 18 में शॉर्ट ट्रिक में। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे, तभी बेटा ये 3 बॉन्ड बना सकता, नहीं तो नहीं बना पाता। ऐसे इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, केवल एक, तो बोरॉन के एक बॉन्ड बनाता क्या? नहीं, इसका मतलब s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता होगा। डन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर 3 बॉन्ड तो बनेंगे, तो तभी ना देखो एक s 2 p, तो कौन सा हाइब्रिडेशन आ रहा है, sp2, तो कहते हैं बोरॉन sp2 ही बना, तो ये बात फैक्ट भी है। लेकिन बेटा एक p ऑर्बिटल खाली है, देखो दिख रहा है, p3 हो नहीं पाया ना, तो बेटा p ऑर्बिटल खाली होने का फायदा उठाओ, ये देखो p ऑर्बिटल खाली मैंने ऐसे बना दिया। अब चूंकि होता क्या है कि भाई फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, और फ्लोरीन बहुत छोटे साइज का एटम भी होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ भी काफी छोटा होगा, तो ऐसे में ये लोन पेयर इसकी तरफ वापस आ सकते हैं। तो जिस बॉन्ड से बेटा इलेक्ट्रॉन वापस करना, इसी को कहा जाता है बैक बॉन्ड। और वो कर क्यों पाए? क्योंकि सेंटर एटम के पास ऑर्बिटल खाली था। तो ऐसे में एक बात मुझे बताओ, बोरॉन के पास अगर 3 बॉन्ड बना ले तो कोई लोन पेयर तो बचता नहीं, तो ये एसिड होना चाहिए, क्योंकि लुईस एसिड क्या कहता है, सेंटर पे लोन पेयर नहीं तो एसिड है। लेकिन जो बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से फ्लोरीन इजीली इसके खाली ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, तो बेटा बोरॉन कैसा फील करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच फील करेगा ड्यू टू द बैक बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन रिच फील करने की वजह से बेटा बाई नेचर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये एसिड नहीं हो सकता। एसिड वो होगा कि भाई ऑर्बिटल खाली है, लेकिन बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होता है, आयोडीन का। So this is the reason बेटा कि due to the back bond, now our correct answer is boron trifluoride is less acidic, BCl3 से, BCl3 less acidic BBr3 से, and सबसे ज्यादा more acidic कौन है बेटा, Bi3, क्योंकि Bi3 में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक बॉन्ड की नेचर से Bi3 का एसिडिक रेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब यही चीज आयोडीन करेंगे बेटा, तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन उसके खाली ऑर्बिटल से बैक बॉन्ड से दे नहीं पाएगा, जिसके से बैक बॉन्डिंग बनने के चांसेस कम हो जाएंगे आयोडीन में, जबकि फ्लोरीन में बहुत तेज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है। तो ये बेटा आईडी का क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अगर आईडी में क्वेश्चन आता है कि भाई इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको, तो आप ये बताओगे ना कि ये बताओगे, बैक बॉन्ड का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये लो भाई, तो 13 ग्रुप में जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इससे बाहर आप किसी तरह के क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करना, आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे और किसी का नहीं, ठीक है ना बेटा। नाउ वी हैव द 14th ग्रुप, ठीक है। 13 के भी सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने खत्म कर दिए। 14th ग्रुप की बात करें सर, 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, यानी कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ठीक है बेटा। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, डन। हम इसमें कार्बन बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। क्यों सर? अरे कार्बन का मतलब ऑर्गेनिक होता, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कार्बन पे बेस्ड होती है, यहाँ पे बताने का कोई लॉजिक नहीं बचता। सबको पता है कार्बन का कैटेनेशन पावर हाई होता है, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड सारे बना लेता है, कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सर इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब करना है हमें, है ना। तो देखो भैया समझो, सिलिकॉन ना, सिलिकॉन के 3 वर्जन बड़े फेमस है। एक सिलिकॉन या सिलिका जिसको बोलते हैं, सिलिका, एक हो गया सिलिकॉन्स, और एक हो गया सिलिकेट्स। इससे क्वेश्चन लगभग तय माना जाता है ना, ठीक है। सिलिका की पहचान क्या है सर? SiO, ये सिलिका की पहचान है, रिमेंबर दैट, SiO, ठीक है। सिलिकॉन्स की पहचान क्या है सर?
सिलिकॉन की पहचान है R2SiO। ठीक है बेटा, क्या पहचान है इसकी? R2SiO। R मतलब कार्बन लग गया। इट इज जस्ट लाइक ऑर्गेनोमेटालिक टाइप, है ना, इट इज जस्ट लाइक ऑर्गेनोसिलिकेट। यानी सिलिकॉन्स को आप और क्या कह सकते हो? ऑर्गेनोसिलिकेट। इससे याद करना आसान हो जाएगा। ऑर्गेनोसिलिकॉन्स का मतलब, ऑर्गेनो मतलब सर अगर कार्बन, इसका मतलब कार्बन के साथ सिलिकॉन अटैच होगा। और सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स होते हैं SiO4-4, SiO4-4 N मतलब और भी। तो जब ये SiO4 का बेसिक स्ट्रक्चर बेटा ये होता है, सिलिकेट्स का बेसिक स्ट्रक्चर SiO4-4 होता है, ठीक है। और SiO4 का जो बेसिक स्ट्रक्चर SiO4-4 है, जब बेटा ये 3D प्रिंटिंग होता है ना, मतलब ये 3D स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा, तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे पायरोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, है ना, बहुत तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लेकिन सिलिकेट्स का बेसिक स्ट्रक्चर SiO4-4 होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो सिलिकॉन्स 4 ऑप्शन में पूछेगा सिलिकॉन्स कौन होते हैं, तो जहां कार्बन दिखाई देगा वही सिलिकॉन्स होगा। सिलिका ओनली Si और O, और सिलिकेट्स जहां पर SiO4 आपको जरूर दिखाई देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इसकी पहचानने के तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जर्मेनियम से कुछ आएगा नहीं, एसएन से कुछ पूछता नहीं, और लेड से भी आजकल कुछ पूछा नहीं जाता। तो ये फिलहाल सिलिकॉन्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। दूसरी बात, सर यहाँ पर भी ट्रेंड क्या है? सर टॉप टू बॉटम जाने का ट्रेंड सेम ही है। यस, अगेन यहां पर आ जाओ, ट्रेंड की बात करें अगर हम, देखो कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, टॉप टू बॉटम चलोगे, ऑल पीरियोडिक ट्रेंड्स आर सेम, यहां पर कोई इश्यू नहीं है। टॉप टू बॉटम जाओगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मेटालिक एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, नेगेटिव पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, सारा प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो यहां पर भी कोई एक्सेप्शन का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज वो ये है कि बेटा जैसे कार्बन +4 दिखाता है, सिलिकॉन +4 दिखाता है, ये +2 और +4 दोनों दिखाता है, ये भी +2 और +4 दोनों दिखाता है, लेकिन ये +2 ही दिखाता है। सर ऐसा क्या हुआ कि टॉप से बॉटम वाले पे वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटने लग गया? तो इसके पीछे एक ही रीजन है, और ये रीजन मैं आपको पूरा 15 में बता चुका हूँ, 15 से 18 वाले में, जिसको हम लोगों ने कहा था बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर मतलब हो गया, इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, पेयर मतलब पेयर किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो भाई इनकी सबकी वैलेंसी 4 है, सबके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन लेड में लास्ट के 4 में से 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना पाते हैं, 2 इनर्ट हो जाते हैं। द रीजन इज सिंपल, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा वहीं पर ज्यादा वैलिड होता है जहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलिड हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आता होगा, जिसकी वजह से साइड में कॉन्ट्रैक्शन होता होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेड के लास्ट में होते होंगे, लेकिन जब साइड में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो न्यूक्लियस हावी हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को इतना टाइटली पैक कर देता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते, तो बस 2 ही जो लूज कर पाते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा पूरी वैलेंसी 4 के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। यानी कुल मिलाकर टॉप टू बॉटम जाने पर 14 ग्रुप में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटती चली जाती है। और इसी पर अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर भी हो जाएंगे, जैसे CH4 SiH4 GeH4 SnH4 और PbH4। क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है इसमें, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, कि अगर इसको P मान ले, इसको Q मान ले, इसको R मान ले, इसको S मान ले और इसको T मान ले, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें नहीं लगता है जवाब नहीं बता सकते। सर लेड 4 हाइड्रोजन बना रहा है, पॉसिबल ही नहीं है सर, 2 ही पे खुश होता है ये, तो यानी 4 तो ये बना के खुश होता है, तो ऑर्डर क्या आ गया बेटा PQRST, डन। अच्छा बताओ हाइड्रोजन हटा के मैं क्लोरीन कर दिया तो CCl4 SiCl4 GeCl4 SnCl4 PbCl4, तब स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम, क्योंकि PbCl4 नहीं बना सकता, PbCl2 पे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा बताओ अगर ये क्वेश्चन दे दूं आपको, तो SnCl2 और PbCl2, बताओ इन दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी? तो मुझे बताओ 2 बनाना पसंद कौन करता है? Sn तो 2 और 4 दोनों बना लेता है, लेकिन ये कहता है हम 2 ही पे ज्यादा खुश होते हैं, तो यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे पावरफुल है। लेड को 2 मिला नहीं कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इसीलिए आपको पता है PbCl4 तो फिर भी एग्जिस्ट कर जाए, हालांकि बहुत अनस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, लेकिन एग्जिस्ट कर जाए,
बेटा PbI4 तो अब सोचना भी नहीं, ये बनता ही नहीं है। अरे एक तो लेड को चाहिए 2 वैलेंसी, ऊपर तो तुम 4 डाल रखे हो, भाई किसका, आयोडीन का, और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा होता है कि भैया लेड 2 बनाना चाहता है, तुम 4 बना रहे हो, तो लेड तो पहले परेशान है कि बॉन्ड ना बनाना चाहते हो, और आयोडीन बना रहा है बॉन्ड, ऊपर से आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, वीक है काफी, तो इसके बनने के चांसेस का है तो तुरंत टूट जाएगा, PbI2 में कन्वर्ट हो जाएगा कट से। तो PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि PbCl4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन इज अनस्टेबल फॉर्मेट पे। ये स्टेबल फॉर्मेट कब एग्जिस्ट करेगा, जब PbCl2 बना लेगा। डन। तो यहां पर यानी 14 ग्रुप में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है ना, वो इसी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनता है। और अगर इसका ट्रेंड आपको बता दिया गया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप इसके किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के चले आओ, क्योंकि बाकी दोनों आयनेशन पोटेंशियल के ट्रेंड हो गया, ये जो भी ट्रेंड होते हैं नॉर्मल पीरियोडिक टेबल वाले, वो सेम होते हैं। टॉप टू पोटेंशियल में क्या बढ़ता है क्या घटता है तुम सबको पता है ये बात। तो ट्रेंड पे तो इस पे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, जो भी बनेगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से बनेगा। और वो क्यों आता है, ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट आता है। इनर पेयर इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी स्ट्रांग होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होने से न्यूक्लियस को आसानी से खींच पाना आसान हो जाता है, सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी पुअर होगा, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन जो थे 4 को न्यूक्लियस 4 को खींचता, लेकिन उसमें से 2 ही खींच पाए और 2 बेटा रह गए। तो 2 अगर खींच गए तो इनर्ट हो गए, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, क्योंकि न्यूक्लियस ने बांध के रखा है। तो 2 ही बचे, तो 4 में से 2 गए तो 2 ही वैलेंसी बची, इसलिए लेड 2 पे ही एग्जिस्ट कर पाता है। कार्बन में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इतना क्राउड होता नहीं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाए, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां पर हावी होने लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हावी होने लगता है। इसीलिए देखो 2 पर भी आने के 2 पर भी आने लग गया, ये पूरा 2 ही पे रह जाता है। डन, ठीक। तो 14 ग्रुप का बेटा जो भी क्वेश्चन आप रीजनिंग वाइज देखोगे ना कि ये ऐसा क्यों, या ऑर्डर वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो सारे के सारे जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के आएंगे। क्या, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरिएबल वैलेंसी पे लेकर के सॉल्व करने के लिए बोलेगा। तो रिमेंबर दैट यू हैव एन आइडिया कि भैया कौन कितने पे कहां पे खुश होता है, ठीक है। तो उसकी खुशी का ख्याल रखते हुए आप ऑर्डर सेट कर दीजिए। 14 ग्रुप आपका वैसे भी रेडी है। और रही बात सिलिकॉन से सिलिकेट्स की, तो मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया कि कब कैसे पहचानना है। और एक बात याद रखिएगा, सिलिकॉन कभी भी बेटा 2 सिलिकॉन आपस में बॉन्डेड नहीं हो सकते, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे सिलिका लिया तो मैंने मान लो SiO2 का पॉलीमेरिक फॉर्म अगर ले लूं, ये किसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, सिलिका। कैसे, मैंने आपको क्या हिंट दिया था, SiO होगा तो सिलिका ही होगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हो तो ये कुछ ऐसा ही बनाएगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा ही बनेगा बेटा, यू कैन सी नाउ। देख रहे हैं आप, तो कहीं पर भी आप देख सकते हो सिलिकॉन तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है, लेकिन कभी भी 2 सिलिकॉन डायरेक्टली अटैच नहीं है। दिस इज कॉल्ड द सिलिकॉन पॉलीमेरिक फॉर्मेट, ठीक है। अब जैसे ये R2 SiO बोला मैंने, ये क्या था बेटा, सिलिकॉन्स, ठीक है। ये आपको जब भी दिखेगा तो ऐसा दिखाई देगा, यू कैन सी नाउ। ये आपको जब भी दिखेगा तो ऐसा दिखाई देगा, ये देखो SiRRO SiRRO, ये ऐसे बनता चला जाता है, ये देखो दिस इज सिलिकॉन्स, यू कैन सी नाउ। R यानी कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बेटा सिलिकेट्स के लिए क्या बताया, सिलिकेट्स का फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, SiO4 माइनस। तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्मेट होगा ना बेटा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये देखो 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा तुम्हें, कैसे सर, अरे 1 ये 2 ये 3 है, और ये बीच में ऑक्सीजन, सिलिकॉन तो मिड में है ना, देखो सिलिकॉन को बीच में लाल से बना दिया, बड़ा वाला ऑक्सीजन है तुम्हारा, है ना, ये परपेंडिकुलर है ना इसके, तो वहां पर 3D दिखा नहीं सकते। तो ऐसा स्ट्रक्चर बेटा कहीं दिखाई देगा तो आप क्या बोल दोगे, सिलिकेट्स। और इसी स्ट्रक्चर को कई बार जब हम रिपीट करते हैं ना एन टाइम, जैसे मान लो इसको ले करके एन टाइम रिपीट कर दो, तो फिर यही लोग बेटा क्या बनाते हैं, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट्स, ऐसे बहुत सारे वर्जन इसके बन जाते हैं। ऑर्थो फॉर्मेट, पायरो फॉर्मेट, इस तरह से बनते चले जाते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बेटा सिलिकेट्स का यही होता है। मतलब तुम चाहे ऑर्थो बना लो, चाहे पायरो बना लो, चाहे दुनिया का कोई भी मैल बना लो, बिना इसके नहीं बना सकते। Silicons, this is the simplest way to define the silicons, and this is the silica. But remember, the one thing is common in all the structure, that 2 silicon not directly attached with each other ever. Done? Okay. तो देखो मैं आपको सच बताऊं तो S ब्लॉक के दोनों और 13, 14
इससे आप उम्मीद ज्यादा मत करना कि क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब जैसे कार्बन में डायमंड और ग्रेफाइट होता है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कार्बन का जो डायमंड वर्जन होता है उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और दो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। कार्बन का बेटा जो दूसरा वर्जन होता है ग्रेफाइट, ये मतलब तब जब बहुत ही ज्यादा डेप्थ में घुस के क्वेश्चन बना रहा है, तो बेटा इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो एक p ऑर्बिटल खाली, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री घूमेगा, इसीलिए बहुत अच्छा ये क्या हो जाता है बेटा, कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। जबकि ये क्या रहता है, इंसुलेटर रहता है, ठीक है। इसका भी शेप आपको पता है, ये टेट्राहेड्रल होता है शेप में डायमंड, जबकि ये बेटा शेप में कैसा होता है, हेक्सागोनल। और sp2 होने की वजह से p ऑर्बिटल खाली होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से, sp2 मतलब डबल बॉन्ड आएगा ना, पाई बॉन्ड वीक होता तो शिफ्ट हो जाएगा आराम से हेक्सागोनल में, तो कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। यहां पर बेटा एक सिंगल कार्बन बॉन्ड के बीच का जो लेंथ होता है 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। यू कैन सी नाउ यहाँ 1.54 है, यहाँ 1.42, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ है। ये कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है तो डबल बॉन्ड होगा तभी बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ होगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज यहाँ ध्यान रखना ग्रेफाइट में, टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर डिस्टेंस, कौन सा लेयर, हेक्सागोनल लेयर, दो कॉन्जिक्यूटिव हेक्सागोनल लेयर के बीच का जो डिस्टेंस इसमें होता है वो 3.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। रिमेंबर दैट, ये 3.35 होता है, हाँ 35, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा जो कार्बन का डायमंड वर्जन, अगला वर्जन है वो बेटा हमारा फुलरिन। फुलरिन में कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारे पास फुलरिन जो कोर्स में बेटा वो C60 है। C60 किससे मिलकर बनता है, पेंटागन और हेक्सागन से, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बकी बॉल जैसा होता है, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो C60 फुलरिन है बकी बॉल स्ट्रक्चर उसका, उसमें पेंटागन कितना होता है, हेक्सागन कितना होता है, पेंटागन 12 हेक्सागन 6 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछ सकता है, उतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेंटागन और हेक्सागन का नंबर अगर चाहे तो आप याद करके जा सकते हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि जनरली इसके बारे में हर आदमी जानता ही है, तो इसमें कुछ कोई गलत कर ही नहीं सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 25 क्वेश्चन आने तुम्हारे आईडी मेंस में, तो भैया इनऑर्गेनिक से इतने क्वेश्चन देने लग जाएगा तो कैसे, तो इसलिए एग्जामिनर के पास ऑप्शन बहुत कम है, तो या तो 15 से लेकर 18 के बीच से क्वेश्चन उठाएगा, या तो एस ब्लॉक 13-14 से क्वेश्चन उठाएगा, या कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन उठाएगा, या डी एंड ए ब्लॉक से उठाएगा। तो इतने ऑप्शन है उसके पास जिससे वो क्वेश्चन उठा सकता है। चांसेस ज्यादातर 15 से 18 और डी और ए ब्लॉक के ही होते हैं, एस ब्लॉक और 13-14 से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। एस ब्लॉक से तो फिर भी बिल्कुल नेग्लेक्ट मान के चलो कि एस ब्लॉक के बारे में लगभग सब कोई जानता है, गलत कोई करके आता नहीं है। 13-14 में अगर इंपॉर्टेंस अगर आपको देना तो 13 को दीजिएगा, 13 से क्वेश्चन ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि वहां पर ट्रेंड जो होता है काफी वेरी करता है और वो ज्यादातर दिमाग में रहता नहीं है, तो वो ट्रेंड के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, हालांकि मैंने आपको ट्रेंड भी बहुत आसानी से सिखा दिया है, तो ध्यान रखेंगे अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस ब्लॉक 13 एंड 14 ग्रुप। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और रिमेंबर दैट जितनी भी चीज आपके साथ शेयर की है मैंने, क्यों उतना ही करके चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करिए किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। हालांकि कल से एग्जाम है, आईडी मेंस का है, सो लास्ट में मैं आपको 1 घंटे का एक टॉपिक ट्रिप यहाँ पर रियलाइज करूंगा। 1 घंटे में आपको बताऊंगा कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन तीनों सेक्शन से किस किस जोन को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और किसको आपको छोड़ते चले जाना है, ठीक है। इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि एग्जाम पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। 1 आवर का हम एक सेशन जनरेट कर रहे हैं, जहां पर हम पूरे शॉर्ट वे में आपको डिस्कस करके बताएंगे कि कैसे कहां से क्या क्या आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कार्बन का एस ब्लॉक 13 एंड 14 ग्रुप फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इनऑर्गेनिक सेक्शन जो मैंने आपको क्रैश कोर्स में कवर किया। मेटलर्जी मैंने कवर नहीं किया जानबूझ करके, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जो आप खुद भी स्टडी करके जा सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड चीजें आती है जो मैं कहीं ना कहीं आपको डिस्कस करके जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक सेक्शन मैंने कवर किया है, इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक और फिजिकल को कवर करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम 25 तक है, तो जो भी बच्चे पेपर दे रहे हो लगातार वीडियो में देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको इस वीडियो से जरूर मिलेगा, कंफर्म बता रहा हूँ, आपको मिलेगा और आपको फायदा भी होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ के आने वाला है जो इस वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन छोड़ के ना हो। सो बी पॉजिटिव गाइस, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहे और इस तरह से लोगों तक इस चैनल को स्प्रेड करते रहे, पहुंचाते रहे। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, जिसमें हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक का सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।